हम आपको इस वीडियो में संस्कृत से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके संस्कृत के परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे, जहां पर 1 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्न आपको हम बताए थे। इस वीडियो में हम आपको एक कॉमन से लेकर के 100 तक के सारे प्रश्न बताएंगे, क्योंकि जितने सारे भी प्रश्न हैं यहाँ पर सारे प्रश्न वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि अगर यही वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाए तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग इसका जवाब लिख सकें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग एक कॉमन नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक कॉमन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आप लोग बस ध्यान से एक एक क्वेश्चन का जवाब नीचे लाइव चैट में बताते जाइएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो ध्यान रखिएगा, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह जो है वह किस पात्र से ढका हुआ है? तो आपको हम पढ़ाए थे कि हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितम मुखम, यानी कि जो सत्य का मुंह है वह हिरण्मयेन यानी कि सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्र से 52 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। वेदाह में तम पुरुषम महानतम, वेदाह में तम पुरुषम महानतम विदते अनाय, यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेदाह में तम पुरुषम महानतम, खाली स्थान विदते अनाय, मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो मंत्र है वह श्वेता श्वेत्रोपनिषद से लिया गया है। श्वेता श्वेत्रोपनिषद, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो ध्यान रखिएगा, 54 का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगास्थनीज पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 54 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, 55 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? जल्दी से बताइए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? 56 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश काल में। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। बस आप लोग अपने दिमाग को इस प्रकार से कंसंट्रेट कर लीजिए कि आपको नहीं लगे कि हम अपने रूम में बैठ करके अपने मोबाइल से तैयारी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, सवाल हमारे सामने है और हमको बिल्कुल सही सवाल का उत्तर देना है, तभी आपसे सही या फिर अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगा। तो आप लोग जल्दी से सोच समझ करके एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। ठीक है, पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से विख्यात हुआ? जल्दी से बताइए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यकाल में। पाटलिपुत्र जो है वह मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 58 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर कौन था? तो बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। 58 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? अलस्यशाला में आग क्यों लगाई गई? यह वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, अलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलस्यशाला में आग लगाई गई थी। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? चाहे आपसे यह वाला पूछा जाए या फिर पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपके एग्जाम में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को दी। तो आप लोग पत्नी का भी नाम ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, और उसके अलावा याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्रेयी को दी। चलिए उसके अलावा 61 नंबर क्वेश्चन। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? जल्दी से बताइए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? 61 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, दंडी ने। 61 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। 62 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री पंडिता क्षमा राव है। 63 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा कह रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं?
किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है संस्कारों से। 65 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार है। सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति श्लोका पाठ लिया गया है विदुर नीति से। 68 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके अलावा स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? 73 का सही जवाब हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? 70 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि हैं वाल्मीकि। 70 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी से बताइए कि कर्णस्य दानवीरता वाला जो पाठ है वह किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से संकलित है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा कर्णभार से। ठीक है, जो कर्णस्य दानवीरता वाला पाठ है वह लिया गया है कर्णभार से। 72 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सीधा सीधा आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, न्याय दर्शक के प्रवर्तन है कनाद। ठीक है, 73 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कनाद। उसके बाद चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? 74 नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह वाला भी, तो ध्यान रखिएगा। 64 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। चलिए निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 75 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, निर्मलम का संधि विच्छेद निह जोड़ मलम होता है। क्या होता है? निह जोड़ मलम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निह जोड़ मलम, आप लोग ध्यान रखिएगा, म में हलंत लगता है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुसन्न जोड़ अपा बिरुणु, बीच में जोड़ का साइन है, पुसन्न जोड़ अपा बिरुणु की संधि क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुसन्न पा बिरुणु। पुसन्न पा बिरुणु, यानी कि 76 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पुसन्न पा बिरुणु। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? 77 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई जोड़ अ के मेल से बनेगा ए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ई जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जंतो निहितों में कौन सी संधि है? जंतो निहितों में कौन सी संधि है? 78 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जंतो निहितों में विसर्ग संधि है। जंतो निहितों में कौन संधि है? तो जंतो निहितों में विसर्ग संधि है। उसके बाद चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, समास विग्रह से है कि अर्थभावे का विग्रह क्या होगा? जल्दी से बताइए, अर्थभावे का विग्रह क्या होगा? 79 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थभावे का विग्रह होगा अर्थस्य अभावे। क्या होगा? अर्थस्य अभावे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अर्थभावे का विग्रह अर्थस्य अभावे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इस प्रकार के जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ याद रहे और जैसे ही परीक्षा में पूछता है आप लोग जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन, धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? 80 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग जवाब बताइए। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मच अर्थच कामच का समस्त पद होगा धर्मार्थ काम, यानी कि 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? जल्दी से बताइए। अगर आपको समास पहचानना नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएं जिसके माध्यम से आप लोग 2 मिनट में पहचान सकते हैं कि यह कौन सा समास है, कौन सा शब्द कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण जल्दी से बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान
ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है धर्मार्थ कामो। काशी का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। धर्मार्थ कामो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? 82 नंबर क्वेश्चन, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? फटाफट से आप लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। 82 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। अगला नंबर क्वेश्चन, इत्थम भूतलक्षणे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इत्थम भूतलक्षणे सूत्र का उदाहरण है। जल्दी से बताइए इत्थम भूतलक्षणे सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? 83 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इत्थम भूतलक्षणे सूत्र का उदाहरण है अयम जटाभि तापसः ज्ञायते। अयम जटाभि तापसः ज्ञायते, यानी कि 83 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदम मंदम नुदति पवनः, वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? जल्दी से बताइए। मंदम मंदम नुदति पवनः, इस प्रकार के क्वेश्चन हर हाल में 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। मंदम मंदम नुदति पवनः, वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 84 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसका सूत्र का नाम है क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया विशेषणे द्वितीय 84 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पिता आपनम गता, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? पर रिक्त स्थान पिता और आपनम के बीच में है। पिता और आपनम के बीच में यहाँ पर खाली स्थान है, छूट गया है बाय मिस्टेक से, तो जल्दी से बताइए पिता आपनम गता क्योंकि खाली स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा 85 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पिता रुदती बालके आपनम गता, यानी कि पिता रोते हुए बालक को छोड़ करके चले गए। 85 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? 86 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है? अगला नंबर क्वेश्चन 87 नंबर है, पूछ रहा है कि किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो 87 का सही जवाब ए नंबर हो जाएगा कि पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 88 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 88 का सही जवाब हो जाएगा निवेदनम में नी उपसर्ग है। निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग है। 88 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा? जल्दी से बताइए पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? 89 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा 89 का सही जवाब हो जाएगा कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा पीबीसी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पीबीसी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, द्रच्छति किस लकार का रूप है? जल्दी से बताइए द्रच्छति किस लकार का रूप है? 90 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा द्रच्छति लंग लकार का रूप है। यहाँ पर लंग हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रच्छति लंग लकार का रूप है। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ किस धातु का रूप है? 91 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा गच्छ जो है वह गम धातु का रूप होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गच्छ जो है वह गम धातु का रूप होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लताये में कौन सी विभक्ति है? 92 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अगर आप लोग को बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप यह सब याद नहीं होता है तो उसके लिए भी हम ऑलरेडी ट्रिक बता करके रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा जाकर के वीडियो में, आपको शब्द रूप का ट्रिक मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग बहुत सारे शब्द ग्रुप को एक ही ट्रिक में याद रख सकते हैं। लताये में कौन सी विभक्ति है? 92 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए लताये में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है, ध्यान रखिएगा 92 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है? क्वेश्चन कह रहा है कि पिता किस शब्द का रूप है? जल्दी से बताइए पिता किस शब्द का रूप है? 93 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कि पिता पितृ शब्द का रूप है। जो पिता है वह पितृ शब्द का रूप है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? जल्दी से बताइए साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? हम कोशिश किए थे कि इस वाले सेट में आपको अधिक से अधिक व्याकरण वाले क्वेश्चन बताए जाए, क्योंकि किताब वाला क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा आपको याद होगा, लेकिन व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करीब 50%, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 क्वेश्चन आपको व्याकरण खंड से ही रहेगा जिसका आपको जवाब देना होगा। तो आपको व्याकरण भी पढ़ना बहुत अधिक जरूरी है, इसलिए हम इस वाले सेट में ज्यादातर व्याकरण क्वेश्चन ही लिए हैं। तो जल्दी से बताइए साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा साधव। ठीक है, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप साधव होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? 95 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि पटु जोड़ तल से बनता है पटुता।
पटुता। ठीक है, 95 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पटु जोड़ तल से बनेगा पटुता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 96, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लघुत्तरम आप लोग ध्यान रखिएगा, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 96 नंबर क्वेश्चन। लघुत्तरम में तद्धित प्रत्यय है तर, में तद्धित प्रत्यय है तर। ध्यान रखिएगा, 96 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चन संस्कृत में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? 97 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, अगत्य शब्द में लेप प्रत्यय है। ठीक है, 97 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगत्य शब्द में क्या है? लेप प्रत्यय है। भू जोड़ सित्री से कौन सा शब्द बनेगा? जल्दी से बताइए, भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? 98 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आप लोग, भू जोड़ सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो 98 का सही जवाब सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भू जोड़ सत्री से बनेगा भवन। भू जोड़ सत्री से भवन बन जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, राजन जोड़ रिप से कौन सा शब्द बनेगा? राजन जोड़ रिप से कौन सा शब्द बनेगा? 99 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, राजन जोड़ रिप से बनेगा रागी। 99 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। राजन जोड़ रिप से रागी बन जाएगा। चलिए अब 100वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 100वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 1 से 50 तक हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे और 51 से लेकर के 100 तक हम आपको इस वीडियो में बताए। तो कुल मिलाकर के आपका एक सेट हम कंप्लीट करा दिए। इस 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में। बहुत अधिक संभावना है कि 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधा सीधा लड़ेगा। तो जल्दी से बताइए, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 100वां का सही जवाब हो जाएगा कि मूर्खा में स्त्री प्रत्यय है टॉप, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मूर्खा में स्त्री प्रत्यय है टॉप, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के हम आपको इसमें 50 क्वेश्चन और पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन बताए। अगर आप दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, काफी मजेदार लगा होगा, काफी मजे से आप लोग क्लास किए होंगे। फट से आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे बिहार बोर्ड से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग 10th के बाद 11th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट बोर्ड 12th जो कि हमारे चैनल के साथ ही अटैच है, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जा करके उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर आपको 11th और 12th की पढ़ाई किया जाएगा। मतलब कि शुरू से एकदम बेसिक से लेकर के आपको एकदम 12th लेवल तक का पूरा चीज हम आपको वहां पर पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिस प्रकार से हम आपको 10th में पढ़ाए। तो आप लोग उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी मजेदार लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।